ये सब तो हम जानते ही हैं कि अभी मार्वल हर दिन दे रहा है, मतलब एपिसोड व्हाट इफ के एपिसोड दे रहा है। तो व्हाट इफ सीजन 2 का एपिसोड 2 आ गया है और इस वाले एपिसोड को देखकर लगा कि यार यह कुछ था, मजा आया। थॉर को अच्छी तरह यूटिलाइज करा गया है, जो कि भाई थॉर लव एंड थंडर में भी नहीं करा गया है। यहाँ पर थॉर पे नॉलेज थी, स्ट्रॉन्ग था एंड स्टिल गॉड ऑफ थंडर। क्या ही बिजली गिराई है लौंडे ने। एवेंजर की थीम सुनने मिली, उससे ज्यादा और क्या ही चाहिए। एक नई टीम मिली जिसका कोई नाम नहीं है। खैर इस एपिसोड में बहुत कुछ देखने मिला, बहुत सारे सरप्राइजेस थे। खैर अपन बात करें एपिसोड की, तो एपिसोड की स्टार्टिंग होती है 1988 से। यहाँ योंडू पीटर क्विल को किडनैप करने जाता है और वो किडनैप कर भी लेता है, लेकिन इस बार वो उसको ईगो को सौंप देता है। और ऐसा अपना मेन टाइमलाइन में नहीं हुआ था। वहाँ पर योंडू का जिगरा, कलेजा, हृदय, हार्ट चेंज हो गया था और उसने पीटर क्विल को कभी ईगो को दिया ही नहीं। लेकिन यहाँ का योंडू एक कमीना रेवेजर निकला जिसने उसको सौंप दिया, जिससे भाई 1998 में ईगो ने क्विल को अपनी तरफ कर लिया। और सेलेस्टियल का लौंडा है, पावरफुल पहले से ही है, उसको जगाने की जरूरत है। और तुम जानते हो भाई बच्चों को कैसे मैनिपुलेट करा जाता है, उनको जैसा सिखाते हो वैसा बन जाते हैं। यहाँ पर ईगो ने वही करा, उसने इजीली तरीके से उस पर कंट्रोल पा लिया, जैसा कि अपने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 के एंड में हुआ था। यहाँ पर पीटर क्विल बड़ा हो गया था, उसको समझ में आ रहा था, लेकिन यहाँ पर चीजें अलग हो चुकी थी। उसके बाद भाई क्विल के बच्चे ने 8 रेम को तबाह कर दिया, इंक्लूडिंग एसगार्ड, जोतुनहाइन। जिसके बाद वो अर्थ पर आता है एक अंडाकर शिप में बैठकर, जिसको तुमने गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में देखा था। क्या ये शिप वही है जो न्यूयॉर्क के स्टेशन पे रुकती है, और ये वही स्टेशन है जो कि अपन को एवेंजर 2012 वाली बैटल में दिखा था। खैर उसके बाद वो न्यूयॉर्क को काइंड ऑफ तबाही करने लगता है। खैर मैं बात कर रहा हूँ 1988 की टाइम की। यहाँ पर कोई एवेंजर्स नहीं है, क्योंकि एवेंजर्स का जो आइडिया था वो 1995 में आया था, वो भी निक फ्यूरी पे। अभी यार निक फ्यूरी भी नहीं है। तो यहाँ पर अपने सामने है प्रोजेक्ट पेगासस, जो कि भाई अभी चालू है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट 1980 से चला था। यहाँ इस प्रोजेक्ट के तहत अपन को टेसरेट यानी कि स्पेस स्टोन की पावर को हार्नेस करने का प्रोजेक्ट था, वेपन बनाने का प्रोजेक्ट था। यहाँ पर तुमको पैगी और हावर्ड स्टार्क भी देखने मिलते हैं, जिसका काम भाई बकी 1992 में डालेगा, यानी कि अभी से 4 साल बाद। खैर ये लोग जो अपनी छोटी सी टीम बनाते हैं, यहाँ भैया हैंक पिम भी आ जाते हैं, जिसकी वाइफ अभी रिसेंटली क्वांटम में गई है, और वो अपनी बेटी होप को भी ले आते हैं, जो कि आगे चल के काफी ज्यादा इंपोर्टेंट रोल निभाती है। मतलब कि भाई इस एपिसोड में कोई भी चीज एवं तो नहीं होती है। उसके बाद बिल फॉस्टर आता है, जिसको तुमने एंटमैन 2 में देखा था। यहाँ पर हैंक पिम और फॉस्टर ने मिलके गुलायत सूट बनाया था, जो हमको देखने मिलता है इसमें। उसके बाद भाई टीचाला फ्रॉम वकांडा से आता है। हालांकि देखो वकांडा वासी को बाहर की दुनिया से छांट फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जब पूरी दुनिया का दुश्मन एक होता है तो सब साथ में आ जाते हैं। यहाँ पर ये सारे लोग एक साथ काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। और यहाँ पर हमको पता चलता है कि भाई कि शील्ड को टीचाला के फादर ने थोड़ा सा वाइब्रेनियम गिफ्ट किया था, जिसकी दम पे इन्होंने वाइब्रेनियम की शील्ड बनाई थी, जो कि अपना कैप्टन अमेरिका 1945 में लेकर आर्टिक ओशियन में कूद गया था। मतलब एक लौता गिफ्ट जो भी वकांडा की तरफ से था, वो बर्फ में दबा हुआ है। उसके बाद रशियन आती, मतलब विंटर सोल्जर फ्रॉम रशिया से भेजा जाता है, जो फिलहाल के सर्कमस्टेंस को देखकर रशिया वाले भी मदद का हाथ बढ़ाते हैं। और मैं सही बताऊं, इसके 4 साल बाद मुंह पे मारेगा हावर्ड स्टार्क। पैगी उसको देखकर समझ जाती है कि यार ये तो बकी जैसा लग रहा है, लेकिन हावर्ड कहता है ये बकी है, लेकिन ये वो बकी नहीं है। खैर उसके बाद वेंडी लॉसन दिखती है, जो कि कैप्टन मार्वल में दिखी थी, जो कि क्री स्टार फोर्स की मेंबर थी। अब इसका जो एम था वो पूरा हुआ कि नहीं पता नहीं, स्कल वाली जो लड़ाई चल रही थी पता नहीं क्या हो रहा है उसका। खैर उसके बाद हमको टेसरेट देखने मिलता है, यहाँ पर तुम देख सकते हो। और मुझे याद है कि भाई वेंडी लॉसन टेसरेट की ऊर्जा को हार्नेस कर रही थी, क्योंकि उसको एक लाइट स्पीड इंजन बनाना था। और भाई अगले शॉट में पता चलता है कि वो कामयाब भी हो चुकी है, क्योंकि तुम नेक्स्ट शॉट में देख सकते हो उसका जो जेट है भाई वो लाइट की स्पीड से ट्रेवल करता है, क्योंकि उस जेट के अंदर टेसरेट रखा हुआ था, जिस पर वो आगे बोलती है कि इसको ब्लास्ट होने मत देना, नहीं तो पूरी अर्थ वैसे ही निपट जाएगी। उसके बाद पीटर क्विल एक मेले में होता है, यहाँ पर वो ब्राउन कलर के रकून को टॉय को पिक करता है, जो कि इंडिकेट करता है रॉकेट रकून को। खैर उसके बाद फॉस्टर 21 फीट से ऊपर की हाइट पकड़ लेता है। और मुझे याद है भाई अपने यूनिवर्स में 21 फीट तक ही बात हुई थी, लेकिन इस यूनिवर्स में भाई वो थोड़ा और बड़ा हो चुका है। खैर अपना एंटमैन भी 65-100 तक भी पहुंच गया है। खैर उसके बाद सारे लोग मिलकर उसको रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो बहुत पावरफुल होता है। क्विल सबको ओवर पावर कर रहा था और उसका असली पावर से सामना नहीं हो रहा था। खैर उसके बाद फाइनली असली पावर उसके सामने आती है, बोले तो थॉर, तूफान का नेता, बिजली गिराकर एंट्री ली। मजा आ गया देख, जिसको देखकर भाई सारे मेंबर की आंखें फटी की फटी रह गई। उसके बाद क्विल फेंट हो जाता है। उसके बाद क्विल को उसी सेल में रखा जाता है जिसको भाई 2012 में लोकी को रखा गया था। खैर थॉर बताता है कि क्विल ने 8 रेम को तबाह कर दिया है और सेलेस्टियल सीडिंग को, और वो अर्थ के सेलेस्टियल सीडिंग को भी निकाल के ले आया है फ्रॉम मसूरी। और मैं तुम्हें बता दूं भाई मसूरी में पीटर क्विल का घर है। यहाँ तुमने लाइव एक्शन गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी 2 में देखा होगा कैसे ईगो अपना प्लांट सीड कर रहा था। तो वहाँ देखा जाए तो इस मामले में थॉर इन सबसे ज्यादा जानता है। उसके बाद होप ऐसे ही घूमते घूमते पीटर क्विल के पास पहुंच जाती है। मतलब क्या सिक्योरिटी है इन लोगों की यार। खैर हालांकि दोनों के बीच कुछ बातें होती हैं और पता चलता है भाई ईगो ये सब कुछ करवा रहा है, वो एक तरह से क्विल को कंट्रोल कर रहा है। इसी के चलते भाई होप उसको आजाद करवा
देती है और उसको वॉकमैन भी पकड़ा देती है। मैं सही बता रहा हूँ, ये वॉकमैन भाई बहुत जाना बचाता है। खैर क्विल मसूरी चला जाता है अपने घर। उसके बाद भाई होप से पूछने में वो एक शर्त रखती है कि वो क्विल का एड्रेस बता देगी, लेकिन तुम उसको मारोगे नहीं, उससे पार्ले करोगे, यानी कि उससे बातचीत करके मामला सुलटाओगे। उसके बाद भाई ईगो पीटर क्विल से कनेक्ट नहीं कर पा रहा था बिकॉज ऑफ वॉकमैन, क्योंकि वो गाने सुन के अपनी दुनिया में मगन हो गया था। उसके बाद ईगो खुद अर्थ पर आ जाता है। उसके बाद भाई क्या लड़ाई हुई, मजा आ गया एकदम देखने में। एक पावरफुल थॉर देखने मिला, फॉस्टर भी बहुत अच्छा लड़ा भाई। टीचाला तो मजा ही बांध देता है, लेकिन ईगो की पावर के सामने ये लोग टिक नहीं पा रहे थे। उसकी सैंड आर्मी उन पे हावी हो रही थी। दूसरी तरफ हैंक पिम पीटर क्विल से बात कर रहा था, जो कि अपनी माँ की कब्र के पास बैठा था, और दूर ही अपना बकी उस पर निशाना लगाए बैठा था, जिससे भाई हावर्ड स्टार्क बात कर रहा था। उधर हैंक पिम क्विल को संभाल रहा था, उधर भाई हावर्ड स्टार्क बकी को संभाल रहा था। उसको बताता है कि तुम्हारा दोस्त स्टीव ऐसा कभी नहीं करता, और एक तरह से देखा जाए तो भाई बकी का भी हृदय, कलेजा, हार्ट सब चेंज हो जाता है। उसके बाद भाई पीटर क्विल को समझ में आ जाता है। वो और हैंक पिम दोनों मिलकर जाते हैं ईगो के पास। यहाँ पर वो सीडलिंग को रोक लेते हैं, जिसके बाद भाई ईगो और पीटर क्विल की बातों में पता चल जाता है कि उसने उसकी माँ को मारा था, और उसने वही गलती कर दी जो उसने भाई गार्डियन ऑफ द गैलेक्सी वॉल्यूम 2 में करी थी। जिसके बाद भाई पीटर क्विल ने उसको खत्म कर दिया, जिसको भाई देखने में बिल्कुल ऐसा लगता है एनिमेशन स्टाइल से कि बिल्कुल गोकू ने काम यहाँ कर दिया हो। एनिमेशन बहुत ही एलिवेटेड हो चुके हैं। खैर उसके बाद भाई सब कुछ खत्म हो जाता है, ये अपने घर चले जाते हैं, यानी कि हैंक पिम के यहाँ पार्टी चल रही होती है। यहाँ तुमको गूस भी दिखाई देता है। खैर अब जो बकी था, जो कि आगे चल के 1992 में हावर्ड स्टार्क और मारिया को मारने वाला था, अब वो इस यूनिवर्स में टल चुका है। इसका मतलब भाई टोनी स्टार्क अपने पिता को कभी नहीं खोएगा, और एक तरह से देखा जाए तो इस दुनिया ने अपना आयरन मैन खो दिया है, लेकिन टोनी स्टार्क को नहीं, एक जीनियस माइंड हमेशा रहेगा। खैर ये एपिसोड यही खत्म हो जाता है, लेकिन अगर तुम सोच के देखोगे तो ये एपिसोड बहुत सारी चीजें बदल देता है, क्योंकि वेंडी लॉर्सन के मरने के बाद ही कैप्टन मार्वल बनी थी, जो कि अब इस यूनिवर्स में नहीं बन पाएगी। हैंक पिम ने इस्तीफा दे दिया था, लेकिन अब वो शायद नहीं देगा, और आगे चल के भाई हो सकता है कि अपना स्कॉटलैंड एंटमैन भी ना बने। खैर ये एपिसोड एवेंजर की थीम के साथ एंड होता है, जो कि भाई पुराने दिनों को याद दिला देता है। खैर मेरे को ये एपिसोड अच्छा लगा, बढ़िया लगा, एकदम रिफ्रेशिंग था। खैर तुमको ये एपिसोड कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बता देना। मेनली भाई थॉर वाला मूवमेंट एकदम गूज़बम था। हालांकि इस टीम को तुम क्या नाम देते हो मुझे नहीं पता है तो भाई मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो भाई मिलते रहेंगे।